शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 32। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। ज्योग्राफी की वर्कशीट है, लिख लेंगे क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग अच्छे से लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत, है ना। तो इसके बारे में जान रहे हैं हम लोग। आज हम लोग इसकी भौतिक विभाजन के बारे में जानेंगे कि यानी इसको जो ज़मीन का हिस्सा है उसको कितने हिस्सों में बांटा गया है, इसका कैसा विभाजन है। ठीक है, चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ भिन्न प्रकार की हैं, यानी कि भारत में जो भौतिक आकृतियाँ पाई जाती हैं वो अलग अलग प्रकार की, यानी कि ज़मीन का जो शेप है, जो साइज़ है ना, वो अलग अलग है। जैसे पर्वत हैं, यानी पहाड़ हैं, पठार हैं जो पर्वत से नीचे होते हैं और ज़मीन से थोड़ा ऊंचा हिस्सा होता है ना। मैदान है जो आपका दिल्ली, यूपी, बिहार वाला इलाका हो गया है ना। तटीय मैदान है जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा होता है ना। और द्वीप समूह है जैसे अंडमान निकोबार है। ठीक, इसे ऐसे बोलते हैं। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। ठीक है, यानी ऊपर उत्तर में यह वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, ये सब पर्वतमाला का है। हिमालय का मतलब ही होता है कि बर्फ़ का घर। हिम माने बर्फ़ और आलय माने घर, है ना। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में जो है उस श्रृंखला को हम लोग कहते हैं विहित हिमालय, है ना, या फिर हिमवृत कहते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊँची शिखर है। ठीक है, इसके अलावा मध्य आता है, फिर उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, मध्य हिमालय या हिमाचल बोलते हैं उसको। ठीक है, हिमवृत के दक्षिण में आता है ये। उसके बाद फिर आता है शिवालिक, सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका हो गया। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं। इसके बाद अब आपका पहला आता है कि हिमालय की 5 ऊंची शिखरों का पता लगाइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे, देखिए एवरेस्ट पर्वत, K2, फिर कंचनजुंगा, है ना, फिर ल्होत्से और फिर मकालू। ठीक, तो इस तरह से आप ये 5 शिखर के नाम लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यानी अगर हिमालय के दक्षिण की बात करें, देखिए मैं आपको मैप में समझाती हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मुझे पता है बहुत ब्लर है, साफ़ तो होने वाला नहीं है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको इशारे से समझा सकती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे कि देखिए ये आपके हिमालय की पर्वत श्रृंखला कहलाती है ये सारा हिस्सा। ठीक है, अब हिमालय का जो दक्षिण हिस्सा है वो ये हिस्सा कहलाएगा। ठीक है, तो ये हिस्सा जो है ये सब आपका उत्तरी मैदान वाला इलाका कहलाता है, जिसमें आपके क्या आते हैं, ये सारा आपका उत्तरी मैदान है जिसको आप कह सकते हैं दिल्ली, यूपी, बिहार, है ना। ये एरिया आपका सारा उत्तरी मैदान का एरिया होता है। ठीक, तो वही कहते हैं। अब देखिए हिमालय को अगर हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो ये उत्तर हो जाएगा। ठीक, जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैं दूसरा कलर लेती हूँ। देखिए सबसे ऊपर उत्तर होगा, है ना, और जो नीचे वाला होगा वो दक्षिण होगा, है। तो इस हिसाब से ये हिस्सा आपका हिमालय के दक्षिण में आता है। ठीक है, चलिए अब इसे जूम आउट करके आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है दक्षिणी भारत में क्या है आपके जो है उत्तरी मैदान है। ठीक है, ये मैदान समतल और सपाट है। समतल का मतलब क्या होता है, प्लेन, है ना, ज़मीन से बिल्कुल मिले हुए, कोई भी उबड़ खाबड़पन नहीं है। ठीक, और सपाट, सपाट माने भी प्लेन होता है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जड़ों निरपेक्ष से बनते हैं। अब देखिए क्या है, ये सारी आपकी बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक, मेन नदियां जो हिमालय से निकलती हैं। अब इनकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे अब आपको पता है जो हमारी दिल्ली में यमुना नदी बहती है वो गंगा की सहायक नदी है। ठीक, सहायक नदियां किन्हें कहा जाता है, जो गंगा से ही टूटती है। जैसे अब मान लीजिए गंगा जी ऐसे आ रही है, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ से ना एक रास्ता टूट गया, अब वो नदी ऐसे घूम के यहाँ आके दोबारा गंगा जी में मिल गई। ठीक, तो अब यहाँ से और यहाँ के बीच में जो टूटा जो, ठीक है, तो यहाँ इस एरिया में ना इसको एक अलग नाम दे दिया जाता था, उसको सहायक नदियाँ कहा जाने लगा। ठीक है, तो अब जैसे गंगा से ही टूटी यमुना, ठीक है, अब वो अलग आके यहाँ रही और उसके बाद वापस जाके गंगा में ही मिल गई। और आपको पता है ये सारी नदियाँ जाके बंगाल की खाड़ी या फिर अरब सागर में मिल गिरती हैं। ठीक है, जब ये गिरती है तो फिर ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। वो सब आप आगे जाएंगे तब आपको पता चलेगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे जड़ों निष्पेक्षों को क्या मतलब है। तो देखिए जब नदियाँ ऊपर से गिरेंगी, देखिए कोई भी चीज़ आप गिलास भर के पानी लीजिए और उसको थोड़ा सा ऊपर से फेंकने की कोशिश कीजिए और ऊपर कुछ सामान रखा हो, तो आप क्या देखेंगे कि ऊपर से जब आप कोई ऐसे इस तरह से जो आपका थोड़ा सा इस तरह से स्लाइड वाला एरिया है, यहाँ आपने कुछ सामान रखा और उसके बाद यहाँ से आपने पानी जब फ्लो करा तो पानी अपने साथ ना इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा करके नीचे लाएगा। ठीक, जब तक इस तरह से आपका ये स्लाइड वाला एरिया रहेगा थोड़ा सा,
तब तक कि वो नीचे लाएगा, और जैसे ही आपका प्लेन एरिया आ जाएगा वो चीज़ों को साइड में छोड़ता चला जाएगा, जो चीज़ ऊपर से ला रहा है उसको नीचे या साइड में छोड़ देगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो ये नदियाँ होती हैं ना, ये ऊपर से आती हैं, इनका बहाव बहुत तेज़ होता है, जैसा कि अभी आप लोग ने देखा होगा कि किस तरह से वो डैम टूटा है, न्यूज़ में आ रहा है ना। तो क्या है, वो डैम टूटा है ना सॉरी, तो अब क्या है, वहाँ पे ऐसे पहाड़ में होते हैं, वो डैम तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन क्या है, पहाड़ से जब नदियाँ गिरती हैं ना बहुत स्पीड में होती हैं, तो वो पहाड़ के साइड में जो ईंटें पत्थर उन्हें लेके आती हैं, वो आपस में टकरा के जब तक वो प्लेन एरिया में पहुँचते हैं तो बिल्कुल महीन महीन मिट्टी बन चुकी होता है, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है, वो मिट्टी इतनी उपजाऊ होती है कि उसमें कुछ भी खेती कर दो ना, फटाक से वो फसल उग जाएगी। ठीक है, इसलिए जो ये आपका समतल वाला एरिया है, जो कि यहाँ आया है आपका उत्तरी मैदान का एरिया, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा आबादी भी उधर ही है। ठीक है, तो देखिए लिखा है नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। देखिए जो बात अभी मैंने आपको समझाई है वही बात है, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। देखिए ये बात भी अभी मैंने आपको बोल दी, क्यों, देखिए जनसंख्या उसी जगह पे रहती है, इंसान उसी जगह पे रहते हैं जहाँ उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ उन्हें पानी मिल सके, जहाँ उन्हें खाना इजीली मिल सके, और उसके अलावा इनकम का सोर्स यानी जॉब जहाँ उन्हें मिले। ठीक है, और एटमॉस्फेयर का अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। अब कश्मीर में लोग क्यों नहीं रहते इतना, उसके यही चारों रीज़न है। देखिए वहाँ पे इनकम सोर्स अच्छा है नहीं, मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ज़मीन भी ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाका है, चलने उतरने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब जब वहाँ पे पानी की भी इसी तरह से कमी है, सब्ज़ी वगैरह ये सब चीज़ें होती नहीं है वहाँ, है ना। तो यही प्रॉब्लम है, वहाँ सिर्फ बर्फीले ही पहाड़ होते हैं, जैसे आपके जितने ड्राई फ्रूट्स वगैरह है वो होते हैं, एप्पल होता है, ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन आप कहें कि वहाँ पे पालक हो जाएगी या सरसों का साग हो जाएगा, तो ये तो इम्पॉसिबल है वहाँ, है ना। तो इंसान उसी जगह पे रहता है जहाँ उन्हें इन चारों चीज़ों की आसानी से सहूलियत मिल सके। तो देखिए अब हम पहले ये जड़ोर और सहायक नदियाँ पढ़ लेते हैं, उसके बाद दूसरी एक्टिविटी आपकी करेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है जड़ोर निष्पेक्ष, यानी कि क्या कहते हैं, ये नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है तथा ये नदी बेसिन की निष्पेक्षता कर जाती है। यानी कि अब देखो क्या बताया मैंने आपको, नदी ऊपर से आई, जब वो प्लेन एरिया पे, जब तक वो स्लाइड पे रहती है तब तक वो सामान को अपने साथ लाती रहती है, वो सामान आपस में रगड़ते रहते हैं, वो बहुत महीन हो जाते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया। लेकिन जब वो प्लेन एरिया पे आती है तो उनका फ्लो जो है वो धीरा हो जाता है, उनकी जो तेज़ी है, जो रफ्तार है वो धीरी हो जाती है, तो वो अपना लाया हुआ सामान साइडों में छोड़ने लगती हैं। ठीक है, उसको ही कहते हैं जड़ोर। अब यहाँ बात आती है सहायक नदियाँ, तो देखिए एक नदी या सरिता जो कि मुख्य नदी में से किसी तरफ से आकर मिलती है, ठीक है, अपने जल की मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये वाली बात मैंने अभी आपको बताई कि कुछ नदियाँ तो बड़ी नदी से टूट के वापस उसमें आके मिलती है, और कुछ नदियाँ ऐसी भी होती हैं जो बाहर से आके किसी मेन नदी में मिल जाती है, जो बहुत कम जगह की होती है ना, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। अपने आप को विसर्जित कर देना यानी उसके अंदर मिला देना। अब बात करते हैं आपकी गतिविधि 2 की। तो यहाँ लिखा है भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम पता लगाइए। वैसे तो मैंने आपको वर्बली बता ही दिए कि आपके दिल्ली और यूपी और हरियाणा और आपका बिहार ये वाला एरिया है, लेकिन चलिए मैं आपको इसका आंसर दिखा देती हूँ। आप लोग इसका आंसर यहाँ से आसानी से लिख सकते हैं, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ राज्य हैं, लेकिन मैंने इतने ही लिखे हैं जो मेन हैं। ठीक, तो आप इन्हें लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपको लिखे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला लिखा है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है। इसका आंसर लिखेंगे शिवालिक या फिर शिवालिक। ठीक है, शिवालिक रेंज या शिवालिक रेंज कर लेंगे आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है। तो भारत में जो उत्तरी मैदान है वो किन नदियों के द्वारा बना है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जरूर निष्पेक्ष से होता है। ठीक है, यानी ये मैदान किससे बनते हैं, सिंधु नदी, सिंधु, गंगा इन नदियों के द्वारा लाए गए जो मलबा होता है, मिट्टी होती है ना, उससे लिख लेंगे आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। का लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या होने के क्या कारण है। तो अभी ये भी मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छे से कि क्या कारण हो सकते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अब देखिए जो नदियों के द्वारा ये मैदान बनते हैं ना, तो ये क्या है, इनकी जो भूमि होती है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, यानी कि आपके किसके मैदानी इलाकों की बात हो रही है ना, इसीलिए यहाँ की जो भूमि है उपजाऊ है, इसी कारण से यहाँ पे जनसंख्या अधिक होती है।
तो आप लोग इसको लिख लेंगे आसानी से। चलिए तो आज की वर्कशीट को अब हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।